आज मैं आपको रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन करने वाले विद्वानों ने संवत 1700 से 1900 संवत तक रीतिकाल को माना था, अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल को हम मान सकते हैं। और रीतिकाल का जो समस्त साहित्य उपलब्ध है, उस समस्त साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: रीतिबद्ध काव्य परंपरा, रीति मुक्त काव्य परंपरा और रीति सिद्ध काव्य परंपरा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिबद्ध कवि तो वो कवि थे जिन्होंने यानी रीतियों को और परंपराओं को अपने काव्य में अपनाया। तो उन कवियों में सेनापति है, कुलपति मिश्र है, देव है, भिखारी दास है, मत्तीराम है, जसवंत सिंह है, भूषण है आदि कवियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जो रीतियों की परिपाटी को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने काव्य को लिखा था। रीति मुक्त कवि वो कवि थे जिन्होंने रीतियों को अपने काव्य में नहीं अपनाया। उन कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम लिया जा सकता है। और एक तीसरी काव्य धारा थी जिन्होंने रीतियों को अपनाया भी और नहीं भी अपनाया, और उन्होंने रीतियों को अपने काव्य में सिद्ध किया। उन कवियों में महाकवि बिहारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। तो इस प्रकार से रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो 3 काव्य धाराएँ थीं, उन काव्य धाराओं में रीति मुक्त काव्य धारा जिसमें घनानंद जी भी हुए थे, तो उसके बारे में यानी रीतिकाल सामान्यतः संवत 1700 से 1900 के काल को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्ति काल के बाद तत्कालीन सामाजिक प्रभाव के कारण हिंदी कवियों ने काव्य के कलात्मक पक्ष को अपनाया और कवित्व के साथ साथ आचार्यत्व रूप की प्रतिष्ठा की। संस्कृत साहित्य में लक्षण ग्रंथों की समृद्ध जो परंपरा थी, जिसे रीतिकालीन कवियों ने स्वीकार किया, लेकिन इस काल के अधिकतर कवियों को दरबारी जीवन मिला था। इस कारण उनकी कविताओं में श्रृंगारिकता का समावेश होना स्वाभाविक ही था। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग विशिष्ट पद रचना, रीति अथवा विशिष्ट पद रचना के अर्थ में हुआ है, परंतु हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काव्यांगों के लक्षण उदाहरण के विवेचन को रीति माना गया है। रीति का मतलब परंपरा से भी होता है। जो परंपरा से साहित्य चला आ रहा था, उसी साहित्य को रीतिकाल ने अपनाया। तो रीति से तात्पर्य परंपरा, रूढ़िवादिता ये भी हो सकता है। अतः हिंदी के रीति काव्य का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। लक्षणों के साथ उसका अकेले उनके आधार पर लिखा गया काव्य। इस तरह रीतिकाल का मूलभूत आधार कवि शिक्षा थी। अपने युग की प्रवृत्तियों को लेकर इस काल के कवियों ने
श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, नीति, वीरता आदि विभिन्न भावों पर कविता रचना की, परंतु प्रधानता इस काल में काव्यांग निरूपण की ही रही है। रीतिकाल में जो मुख्यतः काव्य रचना हुई उनको 3 काव्य धाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। यहाँ पर मैं आपको रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में ही जानकारी देना चाहूँगा। रीति मुक्त यानी रीतिकाल की वह काव्य धारा है जिसमें रीतियों को, परंपराओं को, परिपाटी को यानी अपने काव्य में स्थान नहीं दिया, बल्कि इस काव्य के लिए रीति और परिपाटी को हमेशा से भुला दिया। तो उसके बारे में इस धारा के कवियों ने प्राय सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर काव्य रचना की। वस्तुतः है इस काव्य धारा के रीतिकालीन कवि स्वच्छंदतावादी थे, यानी इस काल के कवि स्वच्छंद हुए हैं। उसके मन में जो भी आया वो इस काल में लिखा है, लेकिन वो मर्यादा और संयम के अनुसार ही इन्होंने इस साहित्य में लिखा। उन्होंने अपने काव्य में नायिका भेद जैसे स्वकीय नारी और परकीय नारी, अभिसार, सपत्नियों की ईर्ष्या, कलह, रस विवेचन, गुण दोष निरूपण आदि का वर्णन नहीं किया। वे मनोगत आवेश के प्रभाव में कविता रचते थे। इस कारण उनके मुक्त काव्य भाव प्रधान, आत्म प्रधान तथा व्यक्तिपरक हैं और उनमें मानस संसर्ग की रमणीयता एवं हृदयगत अंतर्वेदना की सशक्त व्यंजना मिलती है। इनमें रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की तरह पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्होंने श्रृंगार का आश्रय लिया, परंतु उसमें वासना एवं मानसिकता का अभाव है। उसमें तो प्रेम की धार्मिक पीर एवं अनुभूति की गहराई है, भावों की सूक्ष्मता, अभिव्यक्ति की सशक्तता और प्रेम की आत्मिक अनुभूति का उनकी रचनाओं में सरस चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार से सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि रीतिकाल में नारी की सुंदरता का जो वर्णन किया गया, जिसमें वासना का वर्णन था, नायिका के भेद थे, नायिका के प्रकार थे, यानी नायिका किस श्रेणी में आती है, ऐसा उदाहरण रीति मुक्त कवियों ने तो बहुत ही कम मात्रा में किया। और उनके काव्य का अगर गहराई से विश्लेषण करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसमें वो जो गंदगी थी, जो भद्दापन था, जो भूड़ापन था, वो न अपना करके इसमें पांडित्य प्रदर्शन की परंपरा को भी नहीं अपनाया। जो यानी कवि रीतिकाल में काव्य के जो नियम होते हैं, छंद है, अलंकार है, रस है, ध्वनि है आदि को ध्यान में रख करके जो काव्य रचना करते थे, वो इस कवियों में, उनके काव्यों में देखने को नहीं मिलती। ये काव्य तो यानी बहुत ही अच्छा काव्य है। इसमें यानी मुक्तक काव्य जैसा यानी भाव भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे मुक्तक का प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, तो इसी श्रेणी में अभी मैंने आपको बताया था कि इस काल के जो कवि थे वो स्वच्छंदतावादी थे। उन्होंने नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण को अलग रूप में प्रस्तुत किया और रीतिबद्ध जो परंपरावादी कवि थे उन्होंने नारियों को लेकर के अपने कौम में अलग से यानी उनको उल्लेखित किया। लेकिन यह रीति मुक्त जो परंपरा थी वो परंपरा एकदम से मर्यादित थी, सीमित थी और नारी की जो वासनाएं थी उन वासनाओं का यानी प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वो साहित्य की दृष्टि से भी अच्छी मान सकते हैं
और साहित्य में ऐसा माना ही जाता है कि साहित्य मर्यादित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। तो इसी के साथ रीतिकाल के जो कवि थे रीतिमुक्त, उनका काव्य प्रेम की सात्विक व्यंजना को प्रस्तुत करने के साथ साथ मर्यादित है, संयमित है और इसमें एक अच्छा रहस्य भी है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं रीतिमुक्त कवियों के बारे में आपको जानकारी दी। तो अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी के संबंध में कुछ और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बस इतना है।